हेलो दोस्तों, तो आज देख लीजिए हमारा ये साइंस का है जो कि हमारा क्लास 10 पर्यावरण लेसन से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का प्रश्न मेरा देख लीजिए, यही है। कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें मतलब अधिक अक्षर में देख लीजिए। बहुत आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं, बट इतना शॉर्ट में मत बताइएगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। देख लीजिए हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के विभिन्न जीवों को समाप्त कर दें, यानी कि क्या करें, मार डालें। तो हमसे यही पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा अगर हम पोषी स्तर, यानी पोषी स्तर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घास होता है, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को मेढक, और मेढक को सांप खा लेता है, और सांप को पंछी यानी कि चील या बाज। इसी तरह इसी को कहते हैं हम पोषी स्तर। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से अगर हमें उसके बारे में बेसिक हमें जान लेना चाहिए कि ये मतलब क्या कह रहा है दोस्तों। जल्दबाजी में वीडियो को स्किप ना करें, कृपया इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बाद में आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में ही करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। चलिए मैं आप लोग को बारी बारी से एक एक प्रश्न का आंसर बताता और उसके बाद आपको बारी बारी से सभी का उदाहरण देते चलता हूँ। चलिए, आप लोग तो पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, मैं भी पढ़ के आप लोग को सुनाई दिया हूँ कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। तो हमारा आंसर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट इतना ही है। इतने से कुछ होता नहीं दोस्तों, इतना बहुत ही कम है। यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत ही अधिक हो जाएगी, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उससे बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा। अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मान लिया, वैसे तो होगा नहीं, बट मान लिया जाता है कि जैसे घास समाप्त हो जाए तो कीड़े मकोड़े तो मर जाएंगे। कीड़े मकोड़े मरने के बाद उससे जो ऊपर वाला है मेढक, वो तो मर जाएगा। कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो मेढक मर जाएगा, और पूरे यहाँ नीचे की सभी चीज़ें, घास, कीड़े मकोड़े और मेढक एढक सब मर जाते हैं तो सांप मर जाएगा, और सांप मर जाएगा तो क्या पूरे जो होगा क्या मर जाएंगे, चील या पंछी, ये सब भी मर जाएंगे। इसी तरह दोस्तों ये पोषी स्तर है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जबकि उससे बाद आने वाली पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा। अतः वे भोजन के अभाव में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, अथवा किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। अगर मान लिया जाए एक स्थान से खत्म हो गया तो दूसरे स्थान पे वो लोग चले जाएंगे। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यदि सभी शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगले पोषी स्तर जैसे जीव, शेर, बाघ, मतलब जीव में क्या क्या है, शेर, बाघ, ये सब क्या करते हैं, हिरण, खरगोश, इन्हीं सबको मार कर खाते हैं। यानी कि शाकाहारी ये जो हमारे पशु हैं या जंतु हैं, इन्हीं को मारकर खाते हैं। तो क्या होगा, इन सबको क्या भोजन नहीं मिलेगा, और वे या तो मर जाएंगे या गांव शहरों की ओर पलायन करेंगे, यानी कि गांव और शहरों की ओर जाएंगे इंसान को मारने के लिए। इसी प्रकार हिरन, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे बहुत अधिक होंगे, क्योंकि इसका भक्षण नहीं होगा। यदि मान लीजिए घास, पेड़ पौधे हैं और ये सब हिरन हिरन बाकी सब समाप्त हो जाते तो क्या होगा, अधिक होंगे, क्या पौधे बहुत अधिक होंगे, क्योंकि इनका भक्षण यानी कि इन्हें कोई खाने वाला नहीं रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला के टूटने से परितंत्र में असंतुलित उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलित उत्पन्न हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ, आप सबसे पहले इन प्रश्नों को पाएँ। देखिए दोस्तों, आप लोग डेली पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि डेली मेरे चैनल पे और डेली आप लोग इस एक एक वीडियो को देखिए दोस्तों। आपको हर दिन मैं कहता हूँ दोस्तों, इस विज्ञान में तो एकदम पूरे पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है,
क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? यानी कि क्या कह रहा है, पोषी स्तर के सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों से अलग अलग होगा। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? चलिए हम इसको कहते हैं, ये दोस्तों हाँ है, संभव है। पर इसका कैसे, जैसे कि देख लीजिए नीचे एक साड़ी द्वारा भी समझाया गया है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ एक एक करके। दोस्तों वीडियो को बिना इसके पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक करके समझ में आ जाए। तो क्या कह रहा है, ये पहला वाला देख लीजिए। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि हाँ ये है, संभव है, हटाना संभव है। किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे देख लीजिए, मैंने पहले आपको बताया घास कौन खाता है, हिरन। जैसे कीड़े मकोड़े और ये भी खाते हैं घास। उसके बाद हिरन को कौन खा लेता है, शेर। इसी छोटा उदाहरण आप लोग देख लीजिए, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर। ये पोषी स्तर इसी को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए स्थिति में, देख लीजिए फर्स्ट स्थिति में और उसके बाद सेकंड स्थिति में। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कोष्टक के अंदर दोस्तों, जहाँ भी रिलेट रहेगा उसी के अंदर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। देख लीजिए यहाँ पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि सभी हिरणों को हटा दे तो शेर भूख से मर जाएंगे तथा पादप जैसे घास पेड़ पौधे की संख्या बढ़ेगी। तो अगर हिरन हट जाए तो क्या होगा, घास पेड़ पौधे को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो घास पेड़ पौधे हैं क्या हो जाएंगे, अधिक बढ़ जाएंगे। और दूसरे में क्या होगा, यदि सभी शेरों को हटा दे तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी जिससे जंगल खत्म हो सकते हैं तथा रेगिस्तान में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकते हैं। दोस्तों अगर अगर पूरे शेर हट जाएं क्या होगा, हिरन की संख्या बढ़ जाएगी जिससे पेड़ पौधों को खाकर नष्ट कर देंगे और पूरा क्या बना देंगे, रेगिस्तान बना देंगे या रेगिस्तान की तरह परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद हमारा एक और है बी कह रहा है, क्या कह सकता है, अगर नहीं, देख लीजिए, नहीं किसी परितंत्र को क्षत पहुंचाने बिना अर्थात प्रभावित किए बिना किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाना संभव नहीं है। यानी कि दोस्तों संभव नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जैविक आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल। उसके बाद क्या कह रहा है, मैनिपुलेशन क्या है, यानी कि जैविक आवर्धन क्या है। क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। ये पूछ रहा है जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। चलिए इसे एक छोटे से आंसर के द्वारा समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए हमारा ये उत्तर है, क्या कह रहा है, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक एवं रासायनिक जैसे अजैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों एवं पादपों के शरीर में संचित होते हैं जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। भिन्न भिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता जाता है। चूँकि आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है अतः हमारे शरीर की मात्रा में सर्वाधिक होती है। यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो होता है हमारा भिन्न भिन्न स्तरों से जैविक आवर्धन, ये भिन्न भिन्न तो होता ही है, बट क्या कह रहा है, शरीर के ऊपर स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने का आवर्धन किया जाता है। ये धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ये दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप सभी आंसर देख सकें, और ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख भी सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये दूसरा देख लीजिए, नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है, इसमें हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। जो हमारे द्वारा निकलते हैं, यानी क्या निम्नीकरणीय कचरे, अजैव अजैव निम्नीकरणीय। तो इनमें अजैव निम्नीकरणीय देख लीजिए कौन कौन से हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको पेपर में लिखना हो तो 5 से 6 लिख दीजिए, बहुत है। अजैव निम्नीकरणीय कचरों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं निम्न हैं। तो वह कौन कौन सी है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी है। तो यहाँ सबसे पहला है, क्या कह रहा है, चूंकि
इनका विघटन नहीं हो पाता है, इसलिए लंबे समय तक बने रहने के कारण काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तथा परितंत्र में असंतुलित पैदा करते हैं तथा परिवर्तन के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि जो हमारा पूरा है, क्या कहते हैं, अजैव निम्नकणीय कचरे, ये क्या करते हैं, अन्य सदस्यों को, मतलब हमारे जो सदस्य हैं उन्हें क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। दूसरा क्या है, पॉलीथीन की थैलियाँ कुछ पालतू जानवर खा लेते हैं। जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ अधिकतर क्या खाते हैं, भैंस गाय ये लोग खा लेती है। तो क्या होता है, इन थैलियाँ जब खा लेती है तो जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है, तक हो जाती है। तो ये बात सही है दोस्तों कि इससे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो दूसरी हानि हो गई। उसके बाद हमारी तीसरी हानि क्या है, नालियाँ जाम हो जाती हैं जिससे मलमूत्र आदि गंदे पदार्थों का वहन नहीं हो पाता है तथा गंदगी फैलती है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इससे भी दोस्त देख लीजिए क्या होता है, ये जो कचरे होते हैं नालियों में जम जाते हैं जा करके, तो पानियाँ रोक देते हैं, तो हमारे कुछ गंदे पदार्थ नहीं निकल पाते हैं। तो उससे क्या होती है, जब जम जाती है एक ही स्थान पर, तो बहुत सी सारी बीमारियां फैल जाती है जिस पे मच्छर आदि कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, पनपते हैं। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, चौथी हानियाँ क्या है, प्लास्टिक की बोतल डिब्बों आदि में जल जमा होने के कारण डेंगू मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों की संभावना बढ़ती है। क्या बढ़ती है, जो हमारे प्लास्टिक बोतल होती है यानी कि डिब्बों आदि में जल जमा, मतलब उसमें जल भर जाता है, तो उसमें क्या होता है, डेंगू मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों की होने की क्या होती है, संभावना होती है। उसके बाद पांचवा क्या है, दवाइयों की स्ट्रिप्स बोतलों की कीटनाशी एवं रासायनिक आदि से जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। यानी कि दवाइयों के जो स्ट्रिप बोतलों होते हैं और कीटनाशी एवं रासायनिक आदि के लिए मृदा प्रदूषण होता है। यानी कि जो अगर ये मृदा में, मतलब ऐसे ज़मीन पर फेंक देते हैं तो क्या होता है, उससे मृदा प्रदूषण होता है। छठी हानियाँ क्या है, मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण फसलों की वृद्धि में रुकावट होती है तथा उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जो हमारे अजैव निम्नीकरणीय कचरे हैं, ये अगर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं या दबे हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, एक जो हमारे ये पृथ्वी की, यानी कि ये जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। उसके बाद हमारा सातवां है, जिससे इससे जैविक आवर्धन भी होता है। क्या होता है, जैविक आवर्धन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आठवां, जो कि लास्ट है, इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करता है। आप डिब्बे को जलाकर देखेंगे तो एकदम काले काले धुएं निकलते हैं दोस्तों। तो वह क्या करते हैं, हानिकारक गैस निकलती है। वह गैस रहता है जो वायु को क्या करता है, करता प्रदूषण करता है। उसके बाद हमारा देख लीजिए, इस आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप लोग इसे एक एक बारी बारी से लिख लीजिएगा और डेली वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आप लोग को एक एक आंसर पूरा ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 10 का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय है, वहाँ हमसे पूछा था क्या, अजैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये हमारे अजैव की जगह क्या होगा, जैव निम्नीकरणीय हो, तो क्या यह हमारे पर्यावरण पर प्रभाव नहीं करेगा या हानि नहीं करेगा, क्या करेगा। अब देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है। अब आगे हम देख लेते हैं कि हमारा इस उत्तर में क्या कह रहा है, तो कहेगा हाँ, यहाँ तक कि यदि उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तब भी इनका हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु लंबे समय के लिए नहीं। अधिक मात्रा में कचरा होने के कारण सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं, सही समय पर इनका विघटन नहीं कर पाएंगे, जिससे एक कचरा जमा हो जाएगा और मक्खियाँ मच्छरों आदि के पनपने का अवसर मिलेगा। दुर्गंध फैलेगी, वायु प्रदूषण होगा, बीमारियां फैलेगी तथा आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि इसका निपटान सही से होगा, जैसे जैविक खाद बनाकर, तो कुछ ही समय में ये दुष्परिणाम प्रभाव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तथा पर्यावरण को क्षति नहीं होगा। जैसे दोस्तों अगर आप लोग ये सब्जियों के छिलके और सब ये सब है, अगर उनको आप लोग क्या करते हैं, अगर इसे काट के उसके बाद खाद बना लेते हैं, जैविक खाद बना लेते हैं,
तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ये पर्यावरण है कुछ ही दिनों बाद वो शुद्ध हो जाता है, जो कि आप लोग खेतों में डाल आते हैं। तो उसके बाद हमारा देख लीजिए ये प्रश्न 9वां क्या कह रहा, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। जो हमारी ओजोन परत है क्षति मतलब उसमें हानि जो हो रही है, वो इस प्रकार क्षति की सीमित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, मतलब उसको सही करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। तो यहाँ देख लीजिए नीचे हमारा रेड कलर का भी हटाना पड़ेगा। देख लीजिए जहाँ थोड़ा सा दब गया है। क्या कह रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत होती है। क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती है वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है दोस्तों। अगर वह हमारे त्वचा पे पड़ती है तो जला सकती है, जैसे कि तेजाब पड़ने से जल जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, में से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि ये जो हमारी पराबैंगनी कीड़े हैं, ये जो आती हैं पराबैंगनी कीड़े, ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या ये ओजोन परत रोक देती है इसे। वीयू के कारण त्वचा कैंसर यानी कि ये जो वीयू लिखा हुआ है, यूवी लिखा हुआ है, ये मतलब पराबैंगनी कीड़ा है। पराबैंगनी कीड़ा के त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति तथा पौधों को क्षति, रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन में किया जाता है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, इसे इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या है प्रोग्राम। उसके बाद ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, उसके बाद प्रोग्राम। यूएनईपी का फुल फॉर्म है में सर्वानुपाती बनी की सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। यही दोस्तों हमारा आंसर था। तो दोस्तों अगर ये पसंद आए तो लाइक और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आप लोग मेरे हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सके। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग इसका पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 है दोस्तों। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, मैं वहाँ मैथ का ट्रिक एक एक से बताता रहता हूँ दोस्तों। तो उसका नेम भी मैं लिख कर दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।